हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया है एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के लेक्चर नंबर 12 में, जहां पे आज हम लोग रेडिएशन की बात करेंगे और होपफुली इसको खत्म भी कर देंगे। यानी अभी इसमें हमें सिर्फ आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एवरेज फॉर्म बताना है, उसके सवाल कराने हैं, फिर विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ बता के यहाँ पे आपका जो ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है वो चैप्टर खत्म हो जाता है। हाँ, अब इसके जैसे कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस या मतलब जो प्रैक्टिस सेशन इसका बचेगा, तो अगर मुझे टाइम मिला, जैसे क्वेश्चंस तो आपको साथ में करा ही रहे थे, अगर टाइम मिला तो आपको बीच में कहीं मैं आपको संडे को या कभी भी आपको इसका जो है एडवांस सेशन दे दूंगा। ठीक है, मतलब अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, और ये रेडिएशन का सेकंड पार्ट है, तो अगर आपने रेडिएशन का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हुआ है तो आपको रेडिएशन का फर्स्ट पार्ट देख लेना चाहिए, जहां पे हमने बेसिक से रेडिएशन की बातें की हुई है। प्रीवोस्ट थ्योरी क्या होती है, स्टीफेंस लॉ क्या होता है, फिर न्यूटन वहां पे कैसे जुड़े, किरचॉफ ने क्या क्या चीजें कही, हमने सारी चीजों की बात की हुई है। उसका अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे जिन्होंने लेक्चर देखा हुआ है भाई आपका स्वागत है। और यहाँ पे पहले देखो ये सेकंड पार्ट है, आपको थोड़ा सा रिकैप तो देना मेरी मजबूरी है, आपको दिया जाए। और आप ध्यान से सुनिएगा, आप इस समरी को अपनी कॉपी में लिख के जरूर रखिएगा, ये उसका शॉर्ट नोट रहेगा। ठीक, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमने आपको किसके बारे में बताया था? हमने आपको सबसे पहले प्रीवोस्ट के बारे में बताया था। प्रीवोस्ट थ्योरी आपके कॉपी में आई थी। प्रीवोस्ट ने क्या कहा था? प्रीवोस्ट ने कहा था आपके पास अगर कोई बॉडी हुई जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा हुआ तो भाई वो हीट को इमिट कर रही होगी, dQ/dt उसका हो रहा होगा। सर अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो भी? हाँ तो भी। सर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हुआ तो भी? हाँ। चाहे टेम्परेचर सराउंडिंग का इससे ज्यादा हो चाहे कम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो भी हीट को क्या कर रहा होगा? रेडिएट कर रहा होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, आपका सराउंडिंग भी जो होगा उसका भी टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा होगा, तो आपकी सराउंडिंग भी हीट को क्या कर रही होगी? रेडिएट कर रही होगी। और वही हीट ये बॉडी क्या कर रहा होगा? एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो प्रीवोस्ट ने एक चीज बोली कि अगर आपके पास कोई बॉडी है और उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, तो वो एक साथ साइमल्टेनियसली हीट को क्या कर रही होगी? एमिट कर रही होगी, जिसे हम लोग dQ/dt आउटलेट बोलते हैं, और हीट को इन भी कर रही होगी, इनलेट बोलते हैं। यानी साइमल्टेनियसली वो हीट के एमिट भी कर रही होगी और एब्जॉर्ब भी कर रही होगी। क्लियर है बात? यहां पे इन्होंने किसी भी फॉर्मूले वगैरह की बात नहीं की, बस उन्होंने एक थ्योरी दी, चले। फिर उसी टाइम पे एक किरचॉफ के बारे में हमने बात की थी। किरचॉफ ने क्या बताया कि भाई कोई बॉडी है, अगर उसके ऊपर आप लाइट डालते हो तो वो हीट को क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है और ट्रांसमिट करती है। फिर वहां से हमने बात की थी कि भाई कोई बॉडी जितना अच्छे से हीट को एब्जॉर्ब करेगी वो उतने ही अच्छे से हीट को एमिट भी करेगी। एक लाइन में अगर बोलें तो गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर, या किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि E बराबर A होता है, या E/A का जो रेशियो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 होता है। हम लोग 1 ही मान के चलेंगे किसी भी बॉडी के लिए, किरचॉफ ने आके बोला था। फिर प्रीवोस्ट के बाद हम ध्यान से सुनो, अब आपके दिमाग में एक डाउट आया था उस टाइम पे कि सर अगर कोई बॉडी हीट को एक टाइम पे ही आउट कर रही होगी और एक टाइम पे इन कर रही होगी, तो सर बॉडी तो ठंडी हो जाएगी, सर बॉडी गर्म कैसे रहेगी? तो आपको मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताया हुआ था कि बेटा आप ध्यान दो कि भाई आपके घर में पैसे भी आते हैं और पैसे खर्च भी होते हैं। आपके घर में पैसे आएंगे और पैसे खर्च भी होंगे, आप उससे इसको रिलेट कर सकते हो। अगर पैसे ज्यादा आ रहे हैं और खर्च कम हो रहा है तो आप अमीर हो गए। यानी अगर हीट ज्यादा आ रही है और कम रही है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। इसका उल्टा, अगर आपके घर में पैसे कम आ रहे हैं और पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं तो आपके घर में पैसे की कमी हो जाएगी। और अगर ये दोनों सेम हो गए तो जितने पैसे आपके बैंक में पहले थे उतने अभी भी रहेंगे। आप इससे ऐसे समझ सकते हो। फिर हमने बात की इसके बाद किरचॉफ के बारे में, और इसके बाद आए स्टीफन्स। स्टीफन ने क्या कहा? स्टीफन्स लॉ की बात करते हैं। स्टीफन ने कहा कि भाई अब हम फॉर्मूला आपको देते हैं, क्योंकि ये थ्योरी आ चुकी थी, फॉर्मूला उन्होंने दिया कि भाई जो बॉडी यहाँ पे हीट को रेडिएट कर रही है उसका फॉर्मूला हमने निकाल लिया है, जो होता है सिग्मा A T⁴। अब उनसे पूछा गया ये सिग्मा क्या है, A क्या है, T क्या है? तो उन्होंने बताया ये सिग्मा जो है ये स्टीफन्स कांस्टेंट है, A जो है वो बॉडी का सरफेस एरिया है, T जो है वो आपका बॉडी का टेम्परेचर है।
आपको एग्जांपल दिए थे कि जब भी आप मैगी या चावल खाते हो, अगर गर्म होता है तो आप उसको फैला देते हो ताकि वो ठंडा हो जाए, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इनकेस में करेक्शन भी आया, तो स्टीफेंस लॉ में करेक्शन क्या आया कि भाई सारी बॉडी का dq बाई dt सेम थोड़ी ना होगा। उनका करेक्शन ये था कि इसमें कि अगर बॉडी है तो बॉडी जो हीट एमिट कर रही होगी dq बाई dt वो बराबर होगा सिग्मा EA t की पावर 4। ये किरचॉफ ने बोला। किरचॉफ बोले गलत है तुम्हारा। बोला कैसे गलत है भाई, हमने सब कुछ तो सही किया है। बोला यार सुन, तूने सिर्फ एक बॉडी देखी है, मैंने ढेर सारी बॉडी देखी है। अब दूसरी बॉडी के लिए जब उनको निकलवाया, बोला यार यार तू सही कह रहा था, अब मैं क्या करूं, मेरा फॉर्मूला तो गलत हो गया। बोला गलत सलत कुछ नहीं, मैं हेल्प करता हूं, दोस्ती दोस्त के काम आता है। एक काम कर, मैंने एक्सपेरिमेंट किया, तू यहां पे डाल दे, क्रेडिट मत देना। स्टीफन ने इनको क्रेडिट भी नहीं दिया क्योंकि मना किया था। ठीक है, तो यहाँ पे dq बाई dt सिग्मा EA t की पावर 4 हो चुका है, ये फॉर्मूला आ चुका था। अब यहाँ पे आपका डाउट आया, फिर हमने पढ़ा था स्टीफेंस लॉ ऑफ कूलिंग, जो आपका डाउट आया था। तो स्टीफेंस लॉ ऑफ जो कूलिंग था उसको हमने कैसे पढ़ा, स्टीफेंस लॉ ऑफ कूलिंग, उसमें सबसे पहले हमने बात की कि भाई बॉडी ठंडी कब होगी, तो बताया कि ठंडी तभी होगी जब dq बाई dt जो आपका नेट है वो बराबर हो dq बाई dt इन आउट माइनस dq बाई dt इन के। और फिर यहाँ पे हमने वैल्यूज को सॉल्व किया और यहाँ पे हमें मिला, ये एक लाइन ध्यान से, एक लाइन और लिख देता हूँ मैं, dq बाई dt जो आपका आया, नेट की बात हो रही है, ये बराबर आया सिग्मा EA टेम्परेचर ऑफ बॉडी की पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4। ये इन्होंने बोला। अभी भी ये लॉ ऑफ कूलिंग नहीं बना था, अभी भी ये लॉ ऑफ कूलिंग नहीं बना था। नीचे जगह है जी, बिल्कुल जगह है। तो लॉ ऑफ कूलिंग कैसे बनता, लॉ ऑफ कूलिंग में यहाँ पे आया जहाँ पे Q की जगह पे आपने माइनस आपने ms dt पुट कर दिया था माइनस में, तो ये सॉल्व करके आया dt अपॉन dt इज इक्वल टू सिग्मा EA अपॉन ms इंटू टेम्परेचर ऑफ बॉडी की पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा और हमने बोला था आपको ये चीज याद भी कर लेनी है। ठीक, अब ध्यान से इसकी प्रॉब्लम हमने आपको बताई। इसकी प्रॉब्लम ये थी कि भाई ये कैलकुलेशन इसकी बहुत ज्यादा टफ थी। जिसने इस फॉर्मूले को निकाला, अगर स्टीफन को भी बोल दें कि भाई एक बॉडी है उसका टेम्परेचर 50 से 20 चला गया है, तो बताओ रेट ऑफ कूलिंग क्या है उसका, तो 250 प्लस 273 करेंगे, फिर उसकी पावर 4 करेंगे, माइनस 20 प्लस 273 की पावर 4 करेंगे। आप खुद सोचो कितना इरिटेटिंग है। यानी स्टीफन लॉ तो निकाल तो दिया पर इसकी कैलकुलेशन टफ थी, कैलकुलेशन इज टफ। तो क्या हुआ, तो आए यहां के बाद आपके पास न्यूटन ने क्या बोला कि यार अगर आपका टेम्परेचर, आपका ये टफ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमने आपको पढ़ाया। उन्होंने बोला हम एक चीज आपको दे रहे हैं, आप वो फॉर्मूला यूज करो जो आपका माइनस dt अपॉन dt है, वो सिग्मा EA TS की पावर TS क्यूब अपॉन में ms इंटू 4 इंटू TB माइनस TS कर दो। ये फॉर्मूला उन्होंने हमको दिया और ये भी बोला कि ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई करना जब इसकी जो वैल्यू है, जो आप डेल्टा के इसको लिखोगे, वो आपका 100 केल्विन के आसपास हो, 100 हो 150 हो, इससे ज्यादा मत रखिएगा, उसके आसपास हो। क्योंकि भाई हम ठहरे सवाल करने वाले इंसान प्राणी, हमें करना है जेई क्लियर। हमें ऐसा थोड़ी ना करना है कि टेम्परेचर हम सन का और अर्थ का देख रहे हैं, हम टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम ले रहे हैं भाई, 100 डिग्री सेल्सियस या 100 केल्विन का ले रहे हैं, उतने में अपना सवाल हो जाएगा। उसके लिए न्यूटन ने बोला कि भाई ये यूज कर लो। अब जब यूज किया, अब देखो ये भी बड़ा भद्दा सा आ रहा है, तो यहाँ पे ये एक कांस्टेंट होता है के और ये हो गया डेल्टा टी। इन्होंने बोला ये देखो, हमने एक आपको आसान सा फॉर्मूला दे दिया, भद्दा सा जो दिख रहा था इतना घंटा, हमने इसको सही कर दिया। और इसको आप यूज कर सकते हो कब, जब डेल्टा टी की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 100 केल्विन हो। देखो एकदम से मत करना कि सर 100 है तो हम 100 तक यूज करेंगे, 105 101 पे नहीं यूज करेंगे, कर सकते हो 150 तक भी आप यूज कर सकते हो। सवाल अभी तक आए नहीं है, अगर 150 आपको 105 10 15 20 तक आ रहा है तो भी आप कर सकते हो, वरना जो सवाल आते हैं
मतलब मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 20-25 डिग्री सेल्सियस तक ही आते हैं। इज दैट क्लियर? अब ध्यान से समझना, आप लोग गलती क्या करते हो कि ये आपका के नॉट एन यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ध्यान से देखना भाई, सवालों में आपको निकालना पड़ेगा। इतना बड़ा मलबा को हमने सिर्फ हटा के रखा है। ये आपका सिग्मा कांस्टेंट है, ई किसी बॉडी के लिए कांस्टेंट है, एरिया उस बॉडी के लिए कांस्टेंट होगा, भाई टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग भी कांस्टेंट होगा, एम और एस ये उस सवाल के लिए कांस्टेंट है, आपको निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसकी कोई वैल्यू हो हम आपको बता दें आप रट के चले जाओ, नहीं। तो यहां तक आपको हमने समरी दी थी, आपको पिछले लेक्चर में इतनी सब चीजें पढ़ाई गई थी और आपको याद भी हो तो सबका प्रॉपर तरीके से डेरिवेशन हमने किया था। क्लियर है बात? अब हम आगे बात करते हैं कि अब इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें और मैं देखूं जब तक वीडियो चल रहा है। हाँ, क्लियर है बात? आप इसको नोट करें और आपके शॉर्ट नोट्स में ये चीजें हों, क्योंकि ये आपको देखो पूरा समराइज कर दे रही है। प्रीवॉस थ्योरी हो, स्टीफेंस लॉ हो, लॉ ऑफ कूलिंग हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हो, ये आपका 4th नंबर पे आ रहा है ना। हालांकि हमने किरचॉफ के बारे में बात की थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है उसके बारे में भी बात की हुई थी, सब कुछ के बारे में बात की हुई थी, लेकिन ये आपकी कॉपी में हो, ये आपको रिवीजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्लियर? तो वीडियो को पॉज करें और नोट करें, फिर हम आगे बात करते हैं। आइए अब हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, आप इसको मार्क करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट है। हम इसे बोलते हैं एवरेज फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये एवरेज फॉर्म है। देखो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब जैसे आपको एक सवाल दे दिया जाए, बोला जाए कि एक बॉडी आपके पास थी, शुरुआत में उसका टेम्परेचर जो था बॉडी का वो 50 डिग्री सेल्सियस था, सराउंडिंग का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, T बराबर 0 पे। ठीक है, टाइम 5 मिनट हो गया बीत के, है ना, 5 मिनट हो गया बीत गया, आप बॉडी को देखे जा रहे थे। अब आपसे मेरा सवाल पहला ये बताइए जरा कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? यहां से यहां जाने पे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, घटेगा। तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी कितना हो गया? 30 डिग्री सेल्सियस हो गया और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग उतना ही रहा। अब आपसे अगर पूछे कि इसमें आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, तो आप बोलोगे सर टेम्परेचर डिफरेंस जो है बॉडी का और सराउंडिंग का वो 100 केल्विन से कम है, तो यहाँ पे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज कर देंगे। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में आपने पढ़ा था -dT/dt इज इक्वल टू के टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अब इस फॉर्मूले को यूज तो करना है, पर इसका एवरेज फॉर्म यूज करना है, ऐसे आप यूज नहीं कर सकते। क्यों? आपके दिमाग में डाउट होगा सर क्यों हम नहीं यूज कर सकते? इसको देखो दादा, इसको देखो, ये कांस्टेंट नहीं है। अब मुझे बताओ टेम्परेचर ऑफ बॉडी की जगह पे क्या रखोगे? इसको रखोगे कि इसको रखोगे? ये डाउट आया, है ना। तो अब इस फॉर्मूले का यूज हमको यही करना है। अब कैसे, ध्यान से समझना, ये क्या है? ये आपका टेम्परेचर चेंज है, टेम्परेचर चेंज है किसका? बॉडी का, है ना। ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी है। ये क्या है? ये आपका टाइम टेकन है कि भाई कितने टाइम में हुआ है, टाइम टेकन। ये आपका कांस्टेंट है जिसके बारे में हमने बताया था कि ये 4 सिग्मा EA टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के पावर 3 में MS के बराबर होता है। ठीक, अगर टीबी की बात करें तो यहां पे आपको क्या रखना होता है? इसको रखना है एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी। क्या रखना है यहां पे आपको? एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी। यही आपका मेन क्लिक आपको कर जाना चाहिए यहीं पे कि यहाँ पे आपको बॉडी का एवरेज टेम्परेचर रखना है, जो कि बराबर होता है टेम्परेचर फाइनल प्लस टेम्परेचर इनिशियल बाई 2। और ये आपका टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है और ये थ्रू आउट आपका कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। आपको ऐसे यूज करना है। ठीक, इज दैट क्लियर? नहीं समझ आया?
पहले नोट करिए, फिर समझ आ जाएगा। और ये भी बताएंगे कि हम इसको डायरेक्टली क्यों नहीं यूज कर पाएंगे। पहले अभी आप इसको समझ जाओ कि हम लोग इसके एवरेज फॉर्म को ही क्यों यूज करते दुख रहा है थोड़ा सा। क्लियर? अब देखो यहां पे इस फॉर्मूले हम लगाते कैसे, आप लिखते माइनस, यहां पे क्या लिखते, टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल बाई टी, कितना टाइम लगा, डेल्टा टी, बराबर यहां पे लिखते के, आपका कांस्टेंट है, उसके बारे में अभी निकालने का कुछ तरीका दिया जाएगा। ये हो जाएगा टेम्परेचर फाइनल प्लस टेम्परेचर इनिशियल बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ये आपका फॉर्मूला हो गया जो आपने सवालों में यूज करना है। अगर कभी भी जेई ने सवाल पूछा हुआ है कि भाई आप मेरे को न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के सवाल करा दो, या ऐसे सवाल आए हुए हैं, तो वो इसी फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं। ठीक, ये आपको चुटकियों में आंसर देता, बड़ा आसान है। देखो स्टीफेंस लॉ वाला से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो कठिन था। सर न्यूटन्स के इस वाले फॉर्मूले से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये अभी भी कठिन है। आसान तो किया, पर भाई कितना आसान कर पाएंगे, आसान किया तो आपके लिए और ज्यादा आसान हो, इसलिए ये वाला फॉर्मूला आया। अब यहां पे अगर अप्लाई करने की बात हुई तो हो जाएगा माइनस में टेम्परेचर फाइनल कितना है 30 डिग्री, फिर माइनस 50 डिग्री, अरे मतलब सीधे लिख दो ना टेम्परेचर डिफरेंस, ये हो जाएगा 30 डिग्री, 30 माइनस 50 अपॉन में टाइम कितना लगा 5 मिनट, बराबर में के इंटू 50 प्लस 30 बाई 2 माइनस 10। आपको ऐसे सॉल्व कर देना है, दैट्स इट। अब ध्यान से देखो, अगर आपको के की वैल्यू यहाँ पे सारे डेटास पता होते हैं, आप सारी वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, तो इधर वाला और इधर वाला पोर्शन बराबर आता। ठीक, तो आप इसको नोट करो। सर इसको नोट करना है, हाँ इसे आपको नोट करना है। और ये रहा आपका की पॉइंट कि भाई ये रहा, हमको इस फॉर्मूले को कैसे सीखना है, आपको इसे सीखना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये टफ क्यों है। बार बार बोल रहा हूं कि ये टफ है, इतना आसान नहीं है, ये आसान है, लेकिन वो उतना आसान नहीं जितना आपको दिख रहा है छोटा सा, जान खा जाएगा जान। चलिए एक सवाल करते हैं, फिर आपको हम इसके बारे में बताते हैं कि ये टफ कैसे है। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। आइए आपको एक सवाल देते हैं। सवाल आपका कुछ ऐसा है कि ये आपका एक बॉडी है, इस बॉडी का टेम्परेचर पहले मान लेते हैं, शुरुआत में टेम्परेचर ऑफ बॉडी 40 डिग्री सेल्सियस था, टी बराबर 0 पे। ठीक है, 5 मिनट बीता और बॉडी का टेम्परेचर आपने देखा थर्मामीटर में कि भाई बॉडी का टेम्परेचर अब हो चुका है 36 डिग्री सेल्सियस और यहां से यहां तक जाने में इसको लगा 5 मिनट का टाइम। ठीक है, इन सब में आपका टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग आप कितना मान सकते हो, 16 मान लेते हैं। ठीक है, अब बॉडी और कुछ देर के लिए आपने उसे ऑब्जर्व किया और देखा आपने कि भाई बॉडी का टेम्परेचर अब तो 32 डिग्री सेल्सियस हो गया है। अब आप मुझे बताओ कि यहां से यहां तक जाने में बॉडी को और कितना टाइम लगा होगा, आपको ये चीजें मुझे बतानी है। समझो भाई, पहले बॉडी का टेम्परेचर 40 था, सराउंडिंग 16 था, बॉडी को आपने 5 मिनट के लिए रखा तो बॉडी का टेम्परेचर 40 से घट के 36 हो गया, और कुछ देर के लिए रखा तो उसका टेम्परेचर घट के 32 डिग्री सेल्सियस हो गया। आपको बताना है कि और कितनी देर के लिए आपने बॉडी को सराउंडिंग में रखा हुआ था, बोलिए। अब देखो, मैंने आपको शुरुआत से कई बार बोला है कि ये आपकी सेकंड बुक है और सेकंड बुक का लास्ट पोर्शन है, और ये लास्ट चैप्टर मतलब लास्ट चैप्टर नहीं है, तो लास्ट पोर्शन है चैप्टर का, तो बच्चे पढ़ते नहीं है। देखो, चाहे वो लास्ट चैप्टर हो, चाहे वो लास्ट बुक हो, चाहे वो लास्ट पीरियड हो, चाहे वो लास्ट टॉपिक हो, कुछ भी हो, बच्चे पढ़ते नहीं है। लास्ट पीरियड में कभी आपने पढ़ा है? अरे हमने खुद नहीं पढ़ा है, इसलिए हमारे में लास्ट पीरियड पढ़ाई वाला रखते ही नहीं थे, हम लोग खुद नहीं रखवाते थे। भाई जितना भी भयंकर वाले सब्जेक्ट है ना, सारे पहले रखवा लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, भाई इंटरवल के पहले तक, 7वें पीरियड तक, 6ठे पीरियड तक रखवा लो। लास्ट जो 8वां पीरियड है भाई, वहां पे हम झेल नहीं पाएंगे, हिंदी रखवाओ ताकि सो सके हम, है ना। मेरा क्या था, हम सीट के पीछे जाते थे, आराम से डाउन करके सोते थे। अब ध्यान से सुनो, ये गलती मत करना, हिंदी वाला हमने लगवाया था जानबूझ के, है ना। अब ध्यान से सुनो कि जो बच्चे पढ़ेंगे नहीं उनको लगेगा अरे भाई
यहां से यहां आने में 4 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई, 5 मिनट लगा, यहां से यहां जाने में और 5 मिनट लग जाएगा। बोलेंगे यूनिटरी मेथड, तो गलत। जितने भी लोगों के दिमाग में 5 मिनट आया भाई वो गलत हो। सर हम कैसे गलत हो गए? अरे यार अभी आपको फंक्शन दिखाया वो लीनियर थोड़ी ना था यार, हर जगह आप लीनियर लीनियर करते चले जाओगे, यूनिटरी मेथड थोड़ी ना यार। मैं आपको शुरुआत में बताया था कल के लेक्चर में ही एक रियल लाइफ एग्जांपल पे बेस्ड था कि अगर आप ठंडे पानी को फ्रिज में रखो और गर्म पानी को फ्रिज में रखो तो गर्म पानी से बर्फ जल्दी बनेगी, ठंडे पानी से फ्रिज में बर्फ लेट बनेगी। सेम चीज होगा यार। अब देखो करते हैं फिर आपको समझ में आएगा। मतलब आप हमेशा समझो कि अगर यहां से यहां तक जाना है, यहां से यहां तक का टेम्परेचर 5 है और डिफरेंस सेम है, तो इसमें और ज्यादा टाइम लगेगा। नहीं समझे? चलो करके दिखाता हूं। करेंगे कैसे? एवरेज फॉर्म यूज करो, यहां से यहां तक यूज करो। तो केस 1 के लिए अगर आप यूज करेंगे एवरेज फॉर्म, क्या था? माइनस में टेम्परेचर ऑफ फाइनल, टेम्परेचर फाइनल कितना है? 36। फॉर्मूला क्यों लिखे? 36 डिग्री माइनस 40 डिग्री, टाइम कितना लगा? 5 मिनट, बराबर के इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, 40 प्लस 36 बाई 2 माइनस 16। यहाँ पे सॉल्व करो तो ये आएगा माइनस सॉरी हो जाएगा 4/5 इज इक्वल टू के। ये कितना आ जाएगा? 2 से कैंसिल आउट करोगे 20 प्लस 18 यानी 38 माइनस 16। क्लियर है? 38 माइनस 16, ठीक, ये आपको मिल जाएगा। आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो एक लाइन। अब ध्यान से देखो केस 2 के लिए, अगर आप यही फॉर्मूला केस 2 में लगा तो क्या मिलेगा? आपको मिलेगा फाइनल टेम्परेचर माइनस में 32 माइनस 36 बाई टाइम नहीं पता इज इक्वल टू, देखो सेम बॉडी है तो के सेम रहेगा, इसलिए इसको कांस्टेंट बोले थे उस बॉडी के लिए। यहाँ पे 36 प्लस 32 बाई 2 माइनस 16 सॉरी, यहां पे अगेन आपका आएगा 4/t इज इक्वल टू के। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 18 प्लस 16, तो 8 से 14, 1 1 2 34 माइनस 16, और ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अगर आप इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलेगा 4/5 इज इक्वल टू, देखो 4/5 बाई 4/t इज इक्वल टू के इंटू, इसको घटाओ तो 8 में से 6 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, तो 22 अपॉन में के इंटू, यहाँ पे 4 में से 6 क्या नहीं जाएगा ना, तो 4 में से 6 नहीं जाएगा तो 14 में से 6 जाएगा 8 और 18, 34 16 दूनी 32, हाँ 16 2 18, सही है ना? ठीक है। अब ध्यान से देखिए 4 से आपका 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा t/5 इज इक्वल टू के से के कैंसिल आउट, 11 2 जा 22 और 2 9 जा 18, तो आपको मिलेगा 11/9। और अगर आप फर्दर सॉल्व करो तो t बराबर हो जाएगा 55/9। आगे अगर आप सॉल्व करो तो 9 छंग 54 यानी अप्रोक्सीमेटली 6 मिनट आ रहा है। आपको ऐसे सॉल्व करना है सवाल को। क्या समझ आया? यानी आप ध्यान से देखो कि बॉडी को यहां से यहां तक जाने में और 6 मिनट लगेंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा? भाई ये टी है, मतलब डेल्टा टी, टाइम टेकन, यहाँ पे डेल्टा टी यूज करते थे, तो यहां से यहां तक में जो आपको टाइम लगा वो 6 मिनट और लगा। ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 11 मिनट। ठीक, यहाँ पे 6 मत रख दियो, बहुत मार पड़ेगी, पूरा आंसर लेके आयो। ये एक्स्ट्रा टाइम है 6 मिनट, यहां से यहां तक का जाने का टाइम है, पर भाई आप टाइम यहां से देख रहे हो तो यहां से यहां तक में कितना होगा? 11 मिनट तो होगा यार, समझे? बढ़िया, समझ गए हो तो क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? अब इसे नोट कर लो। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि वो जो ये वाला फॉर्मूला था, ये वाला देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ये वाला फॉर्मूला, फॉर्मूले को आप बार बार लिखो, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्या सा फॉर्मूला? माइनस dt अपॉन dt इज इक्वल टू के इंटू टी बी माइनस टी एस।
ये वाला फॉर्मूला टफ क्यों है। हालांकि इसके ऊपर भी मेंस में सवाल पूछे हुए हैं, एडवांस में भी इसके ऊपर सवाल आए हुए हैं, तो आपको जो चीज बताई जाएगी इसके बारे में वो आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। एक नहीं 2-2 बार सवाल आए हुए हैं, है ना, मतलब 2-3 बार मैं आपको दिखा सकता हूँ आए हुए हैं यहीं से। ठीक, तो वीडियो को पॉज करके इस सवाल को नोट करिए, फिर हम आगे इसकी बात करते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये चीज इतना टफ क्यों है। अब यहाँ पे टफ तो है, मतलब हम उस फॉर्मूले में यूज क्यों नहीं कर सकते हैं ये बताने चल रहा हूं। और ध्यान से सुनिएगा, इसके ऊपर सवाल आए हुए हैं, एडवांस में भी आ चुके हैं, और इसके ग्राफ के ऊपर मेन में भी आ चुके हैं, और आपको इसलिए यहाँ पे ध्यान देना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कभी सवाल आए हैं तो यहीं से आए हुए हैं, आपको इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के चलना है। हालांकि सवाल कहीं से भी आ सकते हैं, इसलिए आपको पूरा पढ़ना होता है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि जहाँ से सवाल आए हैं वो आपको इंपॉर्टेंट मान के चलने चाहिए। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फॉर्मूला ध्यान से सुनना, देखो, हाँ आँख निकाल के, फॉर्मूला क्या था, -dt/dt इज इक्वल टू k इंटू TB माइनस TS। बोलो ठीक, पहले नहीं समझ आई, बोलो बोलो बोलो, समझ आई कि नहीं आई? हाँ समझ आ गई, क्लियर है ना बात? अब ध्यान से सुनना, मैं बस इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं, -dt में टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू k इंटू dt। क्या ये समझ आया? अब जैसे समझ आया तो आपको दिख रहना चाहिए dt, और dt जैसे आया तो ऐसे कर दो। अब तुमको हाथ तक आ रहा होगा, है ना? सर मेरा धक धक कर रहा है सर, इंटीग्रेशन, हाँ इसलिए आपको टफ लग रहा था, इसलिए हम आपको नहीं बता रहे थे। तो सर अब क्यों बता रहे हो भाई, सिलेबस में है, क्या करें। अब ध्यान से लिमिट रखो, बॉडी ये किसका है, आप रेट ऑफ कूलिंग की बात कर रहे हो, किसके भाई, बॉडी के कूलिंग की बात कर रहे हो। बॉडी का शुरुआत में टेम्परेचर TB माना है, और बाद में कितना हो जाएगा, TS हो जाएगा। ठीक है, तो पहले बॉडी का टेम्परेचर कितना था, TB था। एक काम करते हैं, इसको ना लिमिट को थोड़ा सा अच्छा मान के चलते हैं, हैविंग इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉडी टेम्परेचर T। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनो, मान लो अभी बॉडी का टेम्परेचर T है, अरे ठीक है यार, इनिशियल टेम्परेचर T, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अब रखे रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, चलो अब हमको करना है क्या, अब हमको करना है इसका इंटीग्रेशन। अब ध्यान से सुनो, ये माइनस साइन बाहर आएगा तो आपको मिलेगा -1 में समथिंग है, तो 1 में समथिंग होता है तो आपको ln मिलता है। क्या मिलता है, ln। अब एक चीज ध्यान से समझना कि भाई आपका टेम्परेचर TS ये आपका कांस्टेंट है, देखो आप कंफ्यूज मत हो, इसलिए हम पहले ही हम मान ले रहे हैं कि TB बराबर T है, आपके आसानी के लिए, है ना। टेम्परेचर ऑफ बॉडी किसी टाइम पे T है, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर बॉडी का अभी भी TB ही रहेगा, दिया है, अभी बॉडी का टेम्परेचर TB है, किसी टाइम पे आपने देखा। अब ऐसा नहीं कि हम शुरुआत में देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि बीच में देख रहे हैं, हम किसी टाइम पे देख रहे हैं, बीच में, ठीक ना, तो इनिशियल देख रहे हैं ना तो फाइनल देख रहे हैं, इसलिए हमने इसको T रख दिया है। अब ध्यान से देखो, ये आपका है लिमिट, आपका T में है, और ये आपको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे जैसे आप करोगे तो आपको मिलेगा माइनस में ln T माइनस में TS। इज दैट क्लियर? आप लिमिट पुट करोगे TB, या तो एक काम करो, इस माइनस साइन को उधर ही भेज देते हैं, आसान रहेगा ना, तो आपका इधर हो जाएगा, माइनस साइन इधर आ जाएगा, एक लाइन में इसको, इस माइनस को हम इधर ही भेज देते हैं, तो आपका हो जाएगा माइनस में K dt। ठीक, चलो वेरी गुड वेरी गुड, ये हो जाएगा TS। क्या बात है, समझे? अरे 1/T का है इंटीग्रेशन, और यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो टाइम की बात करें तो शुरुआत में टाइम 0 था, और बाद का टाइम हम देख रहे हैं किसी टाइम T पर, ठीक। अब किसी टाइम T पर बॉडी का टेम्परेचर या T ही होगा, ये आप नहीं मानते हैं सर, पहले आप खुद समझ लो ना, हमको क्यों समझा रहे हो। अरे यार किसी टाइम T पे बॉडी का टेम्परेचर T ही होगा ना, ठीक है, या आप किसी टाइम T पे बॉडी का टेम्परेचर T फाइनल वगैरह कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पे ध्यान से देखो, तो माइनस KT आएगा, क्लियर? अरे लिमिट वगैरह रखने के बाद KT ही आएगा, रख के देख लियो। अब ध्यान देना यहाँ पे,
हम सीधे यूज कर रहे हैं। एक बार अपर लिमिट पुट करोगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करोगे, ये टी ही है वरना जीरो हो जा रहा है। ठीक है, एक बार अपर लिमिट पुट करोगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करोगे, देन यू विल गेट, क्या गेट होगा सर जी, माइनस के टी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, एक बार अपर लिमिट तो एल एन टी बी माइनस टी एस अपॉन में, अरे इसका अपॉन नहीं रहेगा, इसका अपॉन रहेगा सिर्फ, अपॉन में ये एल एन इन दोनों के लिए है, टी माइनस टी एस। क्या ये आपको बात समझ आई? ये बात समझ आई? देखो हमने कुछ नहीं किया है, हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला पढ़ाया था, इस फॉर्मूले को हमने इसमें इधर, इसको इधर, फिर लिमिट रखी, फिर सॉल्व किया, फिर ये आया। अब आपने पढ़ा है कि एल एन को अगर ऐसे रखो और एल एन को इधर लेके जाओ तो वो ई में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने पढ़ा हुआ था ई की पावर माइनस के टी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टी एस, टी माइनस टी एस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बोलिए भाई, समझ आया ये? अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे हो जाएगा टी माइनस टी एस इंटू ई की पावर माइनस के टी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टी एस। ठीक, कुछ गलती हुई है? क्योंकि ऐसा नहीं आना चाहिए ना। हाँ, गलती ये हुई भाई कि अपर लिमिट और यहाँ पे होना चाहिए ये चीज़। वेरी वेरी सॉरी, मैं आपको समझाता हूँ कैसे मेरे से गलती हो गई है। अरे यार, एक बार अपर लिमिट पुट करोगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करोगे, और दिमाग मेरा भटक गया तो गलती हो गई। ये हो जाएगा टी बी माइनस टी एस, यहाँ पे आएगा टी माइनस टी एस। अरे ध्यान से देखो ना, एक बार अपर लिमिट पुट करोगे, टी की जगह पे पुट करोगे, फिर लोअर, तो एल एन टी माइनस टी एस, एक लाइन में कर ही देता हूँ, फिर वो लिखता हूँ। आपको हो जाएगा एल एन टी, अरे यार, एल एन टी माइनस टी एस माइनस में एल एन टी बी माइनस टी एस इज इक्वल टू माइनस के टी। समझ आया? अरे यार, लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाओ, फिर हो जाएगा। अब गलती हो गई तो क्या करें, हो गई यार, अब पता भी तो चल गया। अब T बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या है, बॉडी का टेम्परेचर किसी टाइम T पर, तो T बराबर हो जाएगा टी एस प्लस टी बी माइनस टी एस ई की पावर माइनस के टी। ये ध्यान से देखो, ये निकल के आ रहा है कि किसी टाइम T पर बॉडी का टेम्परेचर इसी फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप T की वैल्यू पुट करोगे, आपको तुरंत से बॉडी का टेम्परेचर पता चलेगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो जो सवाल हमने आपको पिछला कराया था वहां पे आप T बराबर 0 पुट करना, और आप एक बार लिखना यहाँ पे वैल्यू पुट करना, ठीक है, और एक बार आप T बराबर वो पुट कर देना, आपको अपनी जो आंसर है उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक, कि T बराबर 0 पे क्या होगा और T बराबर इन्फिनिट पे क्या होगा। अभी हम प्रूव भी कर देंगे यार, ध्यान से देखो। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये आपका लीनियर फंक्शन नहीं है। आपके शॉर्ट नोट्स में ये डेरिवेशन भले ना, पर ये रिजल्ट होना चाहिए कि T बराबर टी एस प्लस टी बी माइनस टी एस इंटू ई की पावर माइनस के टी। ये सेम फॉर्मूले आपको क्लास 12 में करंट में आपको या तो आरसी सर्किट में, चार्जिंग ऑफ सर्किट में आपको मिलेंगे, डिस्चार्जिंग में भी मिलेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपकी जिंदगी में आने वाला है, और आ चुका है, आने वाला है, क्या है, आ चुका है। ठीक 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 ठीक, ये क्या है, बॉडी का टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट एनी टाइम। आप टाइम की वैल्यू पुट करना, आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब इस मेथड से सॉल्व करना कितना इरिटेटिंग है, सोचो। उस सवाल में आप पुट करते कि T बराबर 0 पे बॉडी ये है, फिर आपको K की वैल्यू निकालनी पड़ती है ना, K की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ती, आपको कुछ चीज़ें मिलती, फिर आप T बराबर 5 मिनट डालते, फिर आपको K की वैल्यू मिलती, फिर आप वहाँ पे ला के इसको पुट करते, देन यू विल गेट, मतलब आपको सॉल्व करना पड़ता। और खुद सोचो कितना टफ होता है ये चीज़, है ना। हम बच्चों को वैसे भी नहीं बताते, शुरुआत में एक आध बार हमने जब सीखा था तो बताया, तो उसके बाद तुमने बताना छोड़ दिया। और आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि उस मेथड से जाना ज़्यादा सही होता है। ये मेथड थोड़ा सा लेंदी है, और यहाँ से उस टाइप के सवाल भी नहीं आते हैं, तो क्यों बेफालतू सर अपना फोड़ना है।
अच्छा अब ध्यान से सुनो, ये तो हमने निकाल दिया। अब इसकी थोड़ी सी बात करते हैं खूबसूरती कि सर हमको बताओ, हमको समझ नहीं आया, आपको जादू दिखाते, जादू। हाँ मुंडी तो हिला दिए है ना, ऐसे क्लास में जैसे बैठे रहते हैं, सब समझ आ रहा है सर, सब सब एकदम बढ़िया से, एकदम बढ़िया से सब समझ आ रहा है। पर इंटीग्रेशन आती है, मुझे पता है कितना समझ आता है बच्चों को। अब ध्यान से सुनना, इसलिए बोलते हैं इंटीग्रेशन पे ध्यान दिया करो, बेसिक मैथमेटिक्स पे। जब टीचर शुरुआत में बोलता है तब तो ध्यान नहीं देते हो। अब ध्यान से सुनो, आपको पूरा चीज मिलेगा। एट अगर मैं बताओ कि भैया अगर इसी फंक्शन में t बराबर 0 पुट करो तो क्या मिलेगा, तो एट t बराबर 0, t बराबर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग प्लस टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इंटू ई की पावर माइनस के 0, और ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा ई की पावर माइनस 0, और ई की पावर माइनस 0 मतलब यार 1 अपॉन ई की पावर 0, और ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो t बराबर टी एस प्लस टी बी माइनस टी एस, और बराबर क्या आया, टी बी। आप खुद बताओ कि भाई बॉडी का टेम्परेचर इनिशियली क्या टीबी था, हाँ। अब ध्यान से देखो, बॉडी ठंडी होगी, कुछ देर के लिए आपने रख दिया, बहुत देर के लिए रखा है, बहुत देर के लिए, 5 मिनट 10 मिनट, भाई इन्फिनाइट टाइम मानेंगे ना, हमको थोड़ी ना पता बॉडी कितनी देर में ठंडी होगी, हम मान के चलेंगे इन्फिनाइट टाइम पे। तो एट टी बराबर इन्फिनाइट टाइम पे टेम्परेचर ऑफ बॉडी कितना होगा हम जानना चाहते हैं, हम इच्छुक हैं, हमें बताइए। और आप मुझे पहले कॉमन सेंस से बताओ कितना होगा। कॉमन सेंस से कि आपके पास कोई एक ग्लास था, उस ग्लास में पानी था, मैं दिखाऊंगा नहीं अपना ग्लास, उस ग्लास में पानी था, पानी को आपने या चाय को आपने रख दिया, और कुछ देर बाद आप आके देख रहे हो, तो क्या आपकी चाय का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाएगा, हाँ कि ना, यस। तो t बराबर इन्फिनिट पे आपके अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए, बॉडी का टेम्परेचर t बराबर टी एस हम पुट करेंगे और आंसर भी वही आएगा। चलो देखते हैं मैथमेटिक्स की खूबसूरती। तो t बराबर टी एस प्लस टी बी माइनस टी एस इंटू ई की पावर माइनस इन्फिनाइट इंटू टी, और ई की पावर माइनस इन्फिनाइट इंटू टी की मतलब ये पूरा टर्म हो जाएगा ई की पावर मतलब आपका 0 है ना, किसी की पावर इन्फिनाइट मतलब 0 हो जाएगा। अरे यार कुछ सोचो ना, ये चीज़ क्या है, ध्यान से सुनो, मैं आपको समझा देता हूँ, वरना आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया। तो टी एस प्लस आप लिखोगे टी बी माइनस टी एस अपॉन में ई की पावर इन्फिनाइट। अरे भाई किसी की पावर इन्फिनाइट तो बहुत तो बड़ा नंबर, किसी की पावर इन्फिनाइट तो कितना होता है, इन्फिनाइट होता है, तो किसी की पावर इन्फिनाइट तो ये टर्म कितना हो जाता है, ये वाला जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इन्फिनाइट होती है, और इसीलिए ये पूरा टर्म ही 0 हो जाता है, और आपको मिलता है t बराबर टी एस। ध्यान से देखो, t बराबर इन्फिनाइट पे बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है भाई। अब आपको ये भी बताना पड़ेगा e की पावर इन्फिनाइट क्या होता है। अरे e की पावर इन्फिनाइट मतलब माइनस इन्फिनाइट है, ऐसा नहीं है कि इन्फिनाइट है, e की पावर माइनस इन्फिनाइट है, 0 होता है, और अगर e की पावर इन्फिनाइट होता तो इन्फिनाइट आता, ठीक। तो e की पावर इन्फिनाइट इन्फिनाइट है, e की पावर माइनस इन्फिनाइट 0 हो जाता है। और अब ध्यान से देखो, ये इस फॉर्मूले की खूबसूरती है, समझ आया, ये मैथमेटिक्स है, क्लियर। चलिए आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, या आपको हम ग्राफ इसका बता देते हैं, तो नोट करिए। चलिए अब हम आपको इसका ग्राफ दिखाते हैं, ध्यान से इसका ग्राफ ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि सवाल में ग्राफ भी था, ड्रॉ इट्स ग्राफ भी करके था, है ना, तो आपको ग्राफ भी सीखना है भाई, और अगर ग्राफ नहीं सीखोगे तो सवाल नहीं कर पाओगे, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी है, ये क्या है, ये टाइम है, और टेम्परेचर ऑफ बॉडी वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ बनाए तो t बराबर 0 पे बॉडी का टेम्परेचर TB है इनिशियल, और आपका बॉडी का टेम्परेचर घट रहा है और इनिशियली घट रहा है, और t बराबर इन्फिनाइट पे, अब हमको नहीं पता वो टाइम कितना है, इसलिए हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, t बराबर इन्फिनाइट पे, ये क्या है, इन्फिनाइट पे बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर हो जाता है, और ये आपका एक्सपोनेंशियल डिके है, लीनियर डिके नहीं है। जो आप बोलते हो कि अगर पहला 5 डिग्री सेल्सियस 5 मिनट में कम हुआ तो अगला 5 मिनट में कम होगा, नहीं, ये एक्सपोनेंशियल डिके। अगर आप ध्यान से देखो तो ये रेट ऑफ कूलिंग जो है इस आपको स्लोप से मिलेगा,
मैं थोड़ा ज़्यादा बातें कर रहा हूँ लेकिन ध्यान से सुनो, आपका दिमाग इतना प्रैक्टिस कर चुका है। अब देखो इसका जब स्लोप लोगे तो आपको क्या मिलेगा, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टाइम। तो आपको ये क्या देगा, रेट ऑफ कूलिंग देगा। अब देखो शुरुआत में स्लोप ज़्यादा है, धीरे धीरे स्लोप आपका कम हो रहा है, यानी शुरुआत में रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा रहेगी और धीरे धीरे रेट ऑफ कूलिंग क्या होगी, कम होती चली जाएगी। ये बात आप शायद फील भी कर पा रहे हो, गर्म चीज अगर रहेगी ना बहुत तेजी से ठंडी होगी, लेकिन ठंडी चीज धीरे धीरे ठंडी होती है। समझ आई बात? यानी अगर बॉडी आप शुरुआत का जो ऐसे बोलते हैं ना, कैसे बोल सकते हैं आप उसको समझो, जैसे आपकी जेई की रैंक है। अब देखो 8 से 9 लाख लाना बहुत आसान है, या 8 से 5 लाख लाना बहुत आसान है ना। 5 लाख से 1 लाख के अंदर लाना उससे भी थोड़ा सा आसान है, मतलब थोड़ा सा टफ हो जाता है पर आसान ही होता है। 1 लाख से 50,000 लाना और टफ हो गया, 50,000 से अब 25,000 लाना और टफ हो जाता है, 25,000 से आपको 10,000 के अंदर लाना और टफ, 10 से 5 लाना और टफ, 5 से 2.5 लाना और टफ, 2.5 से 1,000 लाना बहुत टफ, 1,000 के अंदर आना भाई धीरे धीरे टफ होना शुरू होता है। तो वही चीज होता है कि एक्सपोनेंशियली, खुद सोचना, यहां से यहां तक चढ़ना आसान है, फिर यहां के बाद थोड़ा सा 2 कदम 3 कदम और जाना मुश्किल है, और इसीलिए आप बोलते हो एक्सपोनेंशियल डीके। ज्यादा समझाने पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब इस ग्राफ को नोट कर लेना पहले तो, ठीक। और ग्राफ का फॉर्मूला आपके पास वो रहेगा ना, कहाँ गया, यहाँ पे तो नहीं लिखा है। तो ये आपका ग्राफ रहा, और ये आपका फंक्शन रहा, और ये आपकी पूरी कैलकुलेशन रही, एनालिसिस आप इसको बोल सकते हो। ये आपका क्या है, ये सवाल था जिसे हम मिटा दे रहे हैं। और ये क्या है, इस वाले पोर्शन पे हमने क्या किया है, इस वाले पोर्शन में बेटा हमने आपको कराया है एनालिसिस ऑफ इक्वेशन। क्या कराया है, एनालिसिस ऑफ इक्वेशन कराया है, कि भाई जो हमने इक्वेशन निकाली है क्या वो सही भी है। अब भाई जिसको मैथमेटिक्स आती होगी वही इस इक्वेशन के एनालिसिस कर पाएगा। अब मान लो किसी बच्चे को यही नहीं पता तो कैसे कर पाएगा यार। तो आपको बहुत बेइज्जत कर दी है, इतना नोट कर लीजिए। आइए अब हम बात करते हैं पहले वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की, फिर हम अगर टाइम मिला तो क्वेश्चंस कर लेंगे, क्योंकि भाई अगले इसमें सेगमेंट में इसको भेजना सही नहीं रहेगा ना, क्वेश्चंस कर लेते पहले। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बताने से पहले आपको मुझे कुछ चीज़ें बतानी पड़ेंगी। आप कॉपी में लिख लीजिएगा पहले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आपको मैंने बीच लेक्चर में कहीं ना कहीं तो इनके बारे में बताया हुआ था, रेडिएशन जब पढ़ा रहा था तभी, और ये भी बताया था आप अगर केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर ओपन करो तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। और ये होते क्या है मैं आपको पहले बताता हूँ। आपका जैसे पहले आता है रेडियो वेव, है ना, क्या आता है, रेडियो वेव, फिर आती है माइक्रोवेव, फिर आपका इंफ्रारेड आती है, फिर आपका यहाँ पे विजिबल रीजन आता है। क्या आता है, विजिबल रीजन आता है, ठीक। और इसके बाद आपका आता है यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट जिसको आप बोलते हैं, यूवी रेज आती हैं, फिर आपकी एक्स रेज आती हैं, और फिर आपकी गामा रेज आती हैं। एक चीज़ अब देखो याद करने का क्या है कि ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। इनमें से हमें जो है सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखता है, बाकी पोर्शन नहीं दिखता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं विजिबल रीजन। और विजिबल रीजन का लिखने का तरीका क्या है, देखो इंफ्रारेड के पास में आपका रेड होता है तो हम लोग नीचे से लिखते हैं, अल्ट्रावायलेट के पास वायलेट होता है, और इंफ्रारेड के पास रेड होता है, तो लिखिएगा VIBGYOR, ऐसे होता है। ये आपका विजिबल रीजन का 7 कलर्स हैं जो आपको हमको दिखते हैं। अब इनकी खास बात क्या है आपको ये समझनी है कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हो ना, वैसे वैसे आपको कुछ डेटा दे रहा हूँ, याद करके रखना है। लेमडा की वैल्यू घटती है, जो आपकी फ्रिक्वेंसी है जिसे आप लोग म्यू से लिखते हो उसकी वैल्यू बढ़ती है, और वेव की ताकत बढ़ती है। अब याद कैसे करें सर, हमको बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आपको इसके लिए एक फॉर्मूला बताया गया होगा, E बराबर होता है hc/λ, या E बराबर hf, जहाँ पे f आपकी फ्रिक्वेंसी होती है, लेमडा होता है, ठीक है, वेवलेंथ वगैरह। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, और नहीं पता तो आपने छोटी छोटी क्लासेस में सीख ही लिया। 11th में अगर नहीं भी सिखाया गया है तो 9th में आपको सिखा दिया गया है, ठीक, हमें समझ में आ गया सर। अब आप मुझे खुद बताओ कि भाई आपके बॉडी के आर पार विजिबल रीजन जा सकती है, सोचने का तरीका नहीं।
एक्सरे, हाँ एक्सरे जब करवाते हो ऐसा हाथ को आर पार करके हड्डी को दिखा देता है आपके, यानी ये रे ज़्यादा पावरफुल है, ये रे कम पावरफुल है। और फॉर्मूले से अगर देखो तो जिस वेव की एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी और उसका वेवलेंथ कम होगा, हम उसी बेसिस पे लिखे हैं। ये आपको याद हो, क्लास 12th में अगेन आएगा, लेकिन अभी इसकी मुझे ज़रूरत है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब फर्दर हम आपको कुछ चीज़ें सिखाते हैं, है ना, कुछ चीज़ें आपको फर्दर सिखाना चाहते हैं। अब वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे आते हैं। इसके एग्जाम्पल से एक शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल से मान लीजिए आपके पास एक रॉड है जो कि आयरन की है और एक दूसरी रॉड है वो भी आयरन की है। ये आपकी कोल्ड आयरन रॉड है, ये आपका कोल्ड आयरन रॉड है और ये आपका हॉट आयरन रॉड है। आपको पता है प्रीवोस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग कि चाहे कोल्ड आयरन हो चाहे हॉट आयरन हो, बोथ विल एमिट, बोथ एमिट्स, ऐसे लिखो ना, बोथ एमिट्स रेडिएशन, और इन फॉर्म ऑफ बोथ एमिट रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ EM स्पेक्ट्रम। मैं सोच रहा था बिना इसके काम चल जाए पर चलेगा नहीं। तो ये जो आपकी कोल्ड आयरन है, ये हॉट आयरन है, ये आपके एमिट्स करते हैं रेडिएशन को। अब हॉट आयरन, आप मुझे बताना किसका टेम्परेचर ज़्यादा है। अब ये सी बात है, हॉट आयरन का टेम्परेचर ज़्यादा है और हॉट आयरन का टेम्परेचर आपने इसे इतना गर्म कर दिया कि ये रेड हो चुका है। तो आपको तो दिखिएगा कि सर जो हॉट आयरन है वो तो रेडिएशन को एमिट कर रहा है, हमें दिख रहा है, पर सर कोल्ड कैसे कर रहा है। तो प्रीवोस्ट थ्योरी पे बजाओ कि किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से ज़्यादा है तो वो रेडिएशन को एमिट कर रहा होता है, और किस फॉर्म में कर रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के। अब भाई स्पेक्ट्रम तो बहुत होते हैं ना, जरूरी थोड़ी ना है कि आपको हमेशा स्पेक्ट्रम दिखे। ये जो एनर्जी रेडिएट कर रहा था इसका स्पेक्ट्रम आपको दिखाई दे रहा था, क्यों? क्योंकि वो विजिबल रीजन में फॉल कर रहा था, और विजिबल रीजन में आपको कौन सा दिख रहा है, रेड कलर का दिख रहा है, समझे? हाँ सर समझ गए। यानी आप खुद समझो, ये जो कोल्ड आयरन है ना, ये भी इमिट कर रहा होगा रेडिएशन को ऐसे करके, ये भी रेडिएशन को इमिट कर रहा होगा, पर इसका जो है इंफ्रारेड रीजन में पड़ रहा होगा, IR रीजन में पड़ रहा होगा, और ये जो इमिट कर रहा है ये इसका विजिबल रीजन में पड़ रहा है। किसमें पड़ रहा है? विजिबल रीजन में पड़ रहा है। अब यहां से मैं थोड़ा धीरे धीरे आपका बेस बना रहा हूं ताकि चीजें आपको आगे की समझ आए। अब आपको भी समझ आ रहा है कि भाई वही अगर लोहा होता, यही लोहा होता, अगर हम इसका टेम्परेचर दें तो ये भी अपना जो रेडिएशन है उसको विजिबल रीजन में फॉल करा देगा। अच्छा मैं एक सवाल आपसे पूछूं, दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा है? अब सी बात है हॉट आयरन की, क्योंकि हॉट आयरन आपको ज्यादा एनर्जी दे देगा छुओगे तो, और कोल्ड आयरन नहीं देगा। समझे समझे समझे? तो अब इस पूरे एग्जांपल से आपको ये समझ आया कि व्हेन, लिखिएगा इसको, व्हेन टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीजेस, तो क्या क्या होता है? होता ये है कि लेमडा डिक्रीज करता है ना, लेमडा डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस एंड एनर्जी भी इंक्रीज करती है, एनर्जी भी इंक्रीज करती है। अरे तभी तो यार कुछ सोचो ना, पहले इंफ्रारेड रीजन में था अब विजिबल में आ रहा है, एनर्जी मिली, टेम्परेचर बढ़ाया तभी तो हुआ, एनर्जी मिली टेम्परेचर बढ़ाया तभी तो हुआ। अगर अभी भी नहीं समझ आए तो आप खुद सोचो। बच्चों को हम लोग बताते हैं कि जब आप मोमबत्ती को जलाते हो तो आप मुझे बताओ, मोमबत्ती का आप देखोगे तो पहले एक ब्लैक रीजन होता है, फिर ऐसा देखो ऊपर एकदम से रेड वाला रीजन होता है, अगर आप देखे हो तो उसके बीच में आपको येलो मिलता है, उसके एकदम नीचे आपको ब्लू वाला मिलता है। आप मुझे बताओ कौन सा वाला पोर्शन सबसे ज़्यादा एनर्जी कैरी करता है? ब्लू वाला। क्यों? क्योंकि ब्लू वाले का जो एनर्जी है, वेवलेंथ है, वो सबसे कम है रेड वाले के कंपैरिजन में, इसलिए वो ज़्यादा गर्म होता है। सेम चीज़ यहाँ पे तो बता रहा हूँ, उसी चीज़ को तो रिलेट कर रहा हूँ यार, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कि आपने खुद देखा होगा कि अगर आपके पास कोई भी बॉडी है, अगर आप इस बॉडी को हीट कर रहे हो, हीट करते जाओ हीट करते जाओ हीट करते जाओ, तो पहले बॉडी का कलर रेड होता है ना। अब रेड होने के बाद भी अगर आप उसे हीट करते जाओ तो फिर बॉडी का कलर आपको ऑरेंजिश दिखेगा, फिर येलो दिखेगा, फिर ग्रीनिश होता है, फिर ब्लू होता है
है ना। तो आपको बॉडी का कलर फिर ऑरेंज दिखेगा, ऑरेंज कलर का दिखना शुरू होता है। अगर आप उसे फर्दर हीट करो तो वो आपको येलो दिखना शुरू होता है। अब हम आगे बात नहीं करते हैं कि ग्रीन हो रहा है, हम सीधे बोल रहे हैं कि अगर आप इसको और हीट करो तो वो धीरे 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 ब्लू टिंट में होना शुरू हो जाता है। अब एक चीज समझना कि जब आप बॉडी को गर्म करते हो ना यार, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रेड कलर की ही हीट को एमिट कर रहा हो और रेडिएट कर रहा हो, वो ढेर सारी वेवलेंथ को एमिट कर रहा होता है। पर सर हमें तो सिर्फ दिखता रेड है। हाँ दिखता रेड है, क्योंकि रेड कलर की इंटेंसिटी, या आप समझ लो रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है उस टेम्परेचर पे। मैं आपको एक ग्राफ भी दिखाऊंगा अगर मैंने बना लिया है तो, ठीक है। मैं इसके बाद आप समझिएगा, इतना सब समझाने के बाद आपको एक एनिमेशन देखने को मिलेगा जो कि रिकॉर्डेड होगा, आप उसको देख के समझिएगा तो आपको शायद ज़्यादा समझ आए मेरे बताने के बाद, है ना। जो इसका ग्राफ होता है वो आपको दिखेगा कि जब आप किसी बॉडी को गर्म करते हो ना, जैसे इसका क्या अभी इंफ्रारेड में नहीं होगा पर कम होगा। सर हमें रेड दिख रहा है क्योंकि रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। समझ आई बात। जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाओ ऑरेंज होगा, फिर येलो होगा, फिर ब्लू होगा, तो ब्लू कलर का उस टाइम इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, उस टेम्परेचर पर ब्लू कलर की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, इसलिए आपको ब्लू कलर दिख रहा है। बाकी येलो ऑरेंज रेड का इंटेंसिटी कम है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। क्लियर है बात? क्लियर? यानी आप समझ में, आप इस बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूं। व्हेन अ बॉडी एट टेम्परेचर T, इस बात को आप लिखिएगा, व्हेन अ बॉडी एट टेम्परेचर T, when a body at temperature T, it emits various wavelength, आप पहले इतना लिख लो, फिर मैं इसको मिटा के आगे बढ़ता हूं कि भाई जब किसी बॉडी का टेम्परेचर T होता है, आप इसे कैपिटल T लिखो, स्मॉल t टाइम का हो जाता है ना, ऑफ इट एमिट्स वेरियस वेवलेंथ। अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, पर उस टेम्परेचर पे, ये इस फॉर्मूले का काम हो गया इसलिए मैंने उसको मिटा दिया। अब आप इस बात को समझिए कि उस टेम्परेचर पर भाई ढेर सारी वेरियस वेवलेंथ को एमिट तो कर रहा है, पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, है ना। बट इंटेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ इज मैक्सिमम, स्पेसिफिक वेवलेंथ, बट इंटेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ इज मैक्सिमम, और जिसे हम लोग लेमडा मैक्सिमम बोल रहे हैं। अब उन्होंने क्या बोला कि जो आपका ये अब वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये बोल रहा है कि जो आपका लेमडा मैक्सिमम होता है और उस टाइम पर बॉडी का टेम्परेचर होता है, वो दोनों का जो प्रोडक्ट आता है वो एक कांस्टेंट होता है। क्या आपको ये दिख रहा है? फिर समझना उस पूरी कहानी को, मैंने जो आपको बताई, मैंने आपको बताया शुरुआत में मैंने सिर्फ एक कहानी बुनी ताकि आपको चीजें समझ आए, फिर लास्ट में चल के आपको यहाँ पे पहुंचाए, और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ सिर्फ इतना सा है, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। फिर इसका एक ग्राफ है जो मैं आपको दिखाऊंगा। शुरुआत में मैंने आपको ये पूरी कहानी बताई कि कोल्ड आयरन है, हॉट आयरन है। कोल्ड आयरन भी हीट को इमिट कर रहा होता है, सॉरी एनर्जी को रेडिएट कर रहा होता है। हॉट आयरन भी एनर्जी को रेडिएट कर रहा होता है या हीट को रेडिएट कर रहा होता है, पर जो कोल्ड आयरन है उसका रेडिएशन हमको दिखता नहीं, क्योंकि वो इंफ्रारेड रीजन में हीट को रेडिएट कर रहा होता है, पर हॉट आयरन हमको दिखता है क्योंकि वो विजिबल रीजन में कर रहा होता है। फिर हमने आपको बताया कि जब बॉडी का टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो लेमडा की वैल्यू घटती है और फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, इसकी वजह से उसकी एनर्जी बढ़ती है। एग्जाम्पल भी दी है कि भाई इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसकी एनर्जी कम होती है। नीचे एक एनर्जी और लिखी है कि जब बॉडी का टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो आप देखते हो पहले उसका कलर रेड होता है, फिर ऑरेंज, येलो, फिर ब्लू होता है, और इस वजह से आपने ये भी सीखा कि रेड का वेवलेंथ कम होता है, ऑरेंज का और कम, येलो का और कम, ब्लू का सबसे कम हो जाता है। ब्लू का मतलब उधर भी और कम होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज बताई। फिर मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वेवलेंथ की ही एनर्जी को वो रेडिएट कर रहा हो, या हाँ एनर्जी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रेडिएट कर रहा हो,
पर वो ढेर सारे मतलब वेरियस वेवलेंथ को करता है, पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो रेडिएशन होती है उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। और वीन्स के लॉ के हिसाब से लैम्डा मैक्सिमम और टेम्परेचर ऑफ बॉडी का जो प्रोडक्ट आता है वो कांस्टेंट आता है। और ये जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को हम लोग बी से लिखते हैं, है ना। लैम्डा मैक्सिमम एंड टेम्परेचर ऑफ बॉडी को हम लोग बी से लिख देते हैं। आप पहले इतनी बातें करो। अच्छा, एक चीज और, जो इसका ग्राफ आता है वो मैं आपको बताता हूं। ये आपका क्या है, इंटेंसिटी है। ये आपका इंटेंसिटी है, अरे यार इंटेंसिटी की स्पेलिंग इंटेंसिटी है। और ये आपका लैम्डा यानी वेवलेंथ है। तो जो इसका ग्राफ आता है ना वो कुछ ऐसे आता है। और अगर आप टेम्परेचर और बढ़ाते हो तो ग्राफ डिस्प्लेस हो जाता है इधर की तरफ, ऐसे कुछ हो जाता है। अब ध्यान से देखो, शुरुआत में बॉडी का जो लैम्डा था, ये मान लो टेम्परेचर T1 है और यहाँ पे टेम्परेचर T2 है। अब एग्जैक्टली टेम्परेचर ग्राफ तो मुझे याद नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे लैम्डा 1 आ रहा है और यहाँ पे आपका लैम्डा 2 आ रहा है। अब आपसे मैं पूछूं कि बताओ किस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, 1 का या 2 का। तो आपको समझ आना चाहिए कि जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लैम्डा की वैल्यू कम हो जाएगी। और इसका मतलब यहाँ पे आप खुद देखो, लैम्डा 2 की वैल्यू क्या है, कम है। लैम्डा 2 की वैल्यू कम है लैम्डा 1 से। इसका मतलब T2 की वैल्यू क्या होगी, T1 से ज़्यादा होगी। यही आपको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बताता है। तो आप इसको पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक करेक्शन इसमें कर लीजिएगा, ये जो ग्राफ है ये आपका कट नहीं करता है। इस ग्राफ को हम मिटा ही लेते हैं पहले तो, है ना। एक करेक्शन है कि ग्राफ ये एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, सॉरी उसके लिए। और हाँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो लिखना भूल गया था, वीन्स कांस्टेंट की लैम्डा मैक्सिमम इनटू टेम्परेचर ऑफ बॉडी जो आता है वो वीन्स कांस्टेंट बी के बराबर आता है। और इसकी वैल्यू 2.89 या 0.28 सेंटीमीटर केल्विन होता है। 0.28 सेंटीमीटर केल्विन आपका होता है, या 2.8 इंटू 10 के पावर आपका लिख सकते हो जो भी, ठीक है। ये आपकी बुक में ऐसे दिया होगा, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। और रही बात जो इसका ग्राफ है, वो मैं ग्राफ आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई थी तो उसके लिए सॉरी। ग्राफ कट नहीं करता है, मैंने उसको काट दिया था, लेकिन बाकी सारी चीज़ें सही थी। जैसे कि अगर मान लीजिए ये आपका इंटेंसिटी है और ये आपका टेम्परेचर है, टाइम है, ठीक है। तो ये आपका जो ग्राफ ऐसे बन रहा है, शुरुआत वाला ग्राफ थोड़ा नीचे बनाते हैं। अगर ग्राफ आपका ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो मैक्सिमा वाली वैल्यू है ये इधर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप थोड़ा सा और बढ़ाओगे तो मैक्सिमा वाली वैल्यू इधर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। ग्राफ कट नहीं करेंगे कहीं पे, ठीक है। ये आपका लैम्डा 1 है, ये आपका लैम्डा 2 है, यहाँ से इसको नीचे कर देना है। और ये आपका लैम्डा 3 है। ये आपका लैम्डा 1, ये आपका लैम्डा 2, ये आपका लैम्डा 3 है। आप खुद देखो, लैम्डा 1 की वैल्यू ज़्यादा है, उससे कम लैम्डा 2 है, उससे कम लैम्डा 3 है। तो अगर यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर T2, यहाँ पे T3 है, तो ऑब्वियस सी बात रहेगा T1 की वैल्यू सबसे कम, T2 की वैल्यू उससे ज़्यादा और T3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। और यहाँ पे आपका वेवलेंथ डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। या आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हो कि लैम्डा T आपका कुछ कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो लैम्डा T अगर कांस्टेंट आ रहा है तो T इज प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्डा होगा। अगर आप समझना चाहो तो ये समझो कि अगर लैम्डा ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर कम होगा, और लैम्डा अगर कम होगा तो टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा। तो यहाँ से आप ये चीज़ समझ सकते हो कि लैम्डा ज़्यादा तो टेम्परेचर कम, लैम्डा कम तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ठीक। तो आप इतनी चीज़ों को नोट कर लीजिए। फिर हम एक या दो सवाल करते हैं, फिर हम लेक्चर को रैप अप कर लेते हैं, ठीक है। हाँ पता है टाइम हो चुका है, पर एक या दो सवाल करने में आपको थोड़ा सा मौत नहीं आनी चाहिए, ठीक। नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। एक सवाल आपके सामने है, न्यूटन्स लॉ से आपको करना है, तो वीडियो को पॉज करके सवाल को आप ट्राई कर लें। अरे कर लो ना भाई, करो जल्दी करो। हाँ, वीडियो को पॉज करके सवाल को ट्राई करिए। कर लिए, चलिए अब ध्यान से देखिए इस सवाल को।
बोल रहा है अपने पास एक बॉडी थी जिसका पहले टेम्परेचर था 60 डिग्री सेल्सियस, 10 मिनट बाद उसका टेम्परेचर हो जाता है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लग रहा है, 0 से लेके 10 मिनट हो रहा है। बॉडी का टेम्परेचर 50 से घट के 40 हो गया है, वो नहीं दिया है। बोला कि भाई बॉडी को 40 से 30 तक जाने में, है ना, बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक चेंज होने में कितना और टाइम लगेगा, आपको ये बताना है। मतलब यहाँ से आप समझ लो कि फिर से आपका टाइम शुरू हो रहा है t बराबर 0 से लेके t बराबर t तक। मान लो कि यही है। पिछले केस में क्या था, आपको यहाँ के बाद टाइम देखना था, इस बार जोड़ना नहीं है, सीधे आपको t की वैल्यू निकाल देनी है। तो केस 1 वही है, आप लिखोगे माइनस, भाई टेम्परेचर डिफरेंस कितने का है, 10 का है, तो आप सीधे लिखोगे +10/10 इज इक्वल टू के, और यहाँ पे एवरेज लिखोगे जो कि आएगा 110/2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, उसने बोला है 20 मान के चलना है, तो हो जाएगा 1 बराबर के इंटू ये हो जाएगा 55 में से 20 गया तो बचेगा 35, तो के की वैल्यू जो आ गई है वो 35 आ गई है, 1/35। के की वैल्यू 1/35 आ चुकी है। यहाँ से आप ये के की वैल्यू निकालिएगा, और यहाँ पे अगेन यही फॉर्मूला जब आप पुट करोगे आएगा 10/t इज इक्वल टू के की वैल्यू 1/35, क्योंकि सेम बॉडी है, और 40 थी 70/2 माइनस में 20, और जब आप लिखोगे तो 10/t इज इक्वल टू 1/35 इंटू 35 माइनस 20, तो यानी 15 आ रहा है। तो सॉल्व करने पे टाइम कितना हो जाएगा, 5 3 × 15, 5 7 × 35, तो t बराबर हो जाएगा 70/3, और ये आपका मिनट्स में निकल के आएगा। आप चाहो तो इसे कन्वर्ट कर सकते हो सेकंड्स में, या एक काम करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। t कितना आएगा, 3 दूनी 6, बचा 3 मतलब 10, 23.3 मिनट्स आ रहा है। अब आप खुद देखो, जो मैंने आपको बताया था कि भाई बॉडी को अगर जैसे यहाँ से यहाँ तक 10 डिग्री सेल्सियस के चेंज में कितना टाइम लगा, 10 मिनट लगा, लेकिन यहाँ भी तो बॉडी का टेम्परेचर 10 ही डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है, पर टाइम तो लग रहा है 10 का डबल से भी ज़्यादा। जो टाइम पहले लग रहा था 10 मिनट, उससे डबल करो, 20 आ रहा है, उससे भी ज़्यादा लग रहा है। क्लियर है बात, क्लियर? तो आप इस सवाल को नोट करिए, फिर हम एक सवाल की और बात करते हैं, और फिर हम आपसे विदा लेते हैं। तो वीडियो को पॉज करके सवाल को नोट कर लें। आपके सामने अगला सवाल है, अब इसको पढ़िए। बोल रहा है व्हाइट हॉट मेटल वायर एट 3, व्हाइट हॉट मेटल जो भी है, सवाल पढ़ लीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, बोल रहा है आपके पास एक कोई मेटल का वायर है जिसका रेडियस आपको दिया है, लेंथ नहीं गिवन है, तो लेंथ मान लेते हैं L है, रेडियस बोल रहा है 0.075 सेंटीमीटर्स है, और इसका टेम्परेचर जो है वो 3000 केल्विन है। बोल रहा है बताइए कि रेट, आप हीट रेट की बात हो रही है अगर रेट है तो, पर यूनिट लेंथ। पहले तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक चीज़ बोला है कि इग्नोर सराउंडिंग हीट। हमने क्या पढ़ा था, dQ/dt, जल्दी से बताइए फॉर्मूला क्या था, सिग्मा E/A, टेम्परेचर ऑफ बॉडी की पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4। क्लियर है? अब बोल रहे हैं आप सराउंडिंग की हीट को नेग्लेक्ट कर दो। ऑब्वियस सी बात है, कर देते हैं यार, 25 मान के चलेंगे, 25 का 4 गुना, वो तो बहुत कम होगा, 3000 के 4 मतलब पावर 4 से, फोर्थ पावर से 25 की फोर्थ पावर। हमको क्या चाहिए, अब मुझे बताओ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया क्या होगा जिससे ये निकल रहा होगा। तो भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ी ना लोगे, यही तो एरिया से निकाल रहा होगा हीट, है ना, यही से एरिया से निकाल रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आपका हो जाएगा, जिसे आप 2πRL लिखोगे, क्योंकि रेडियस बहुत कम है। सर यहाँ से भी तो कर रहा होगा, उसको निगलेक्ट कर देते हैं, टोटल नहीं लेंगे हम लोग, कर्व वाले लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो dQ/dt इज इक्वल टू सिग्मा E, इसका हो जाएगा 2πRL इंटू TB की पावर 4, बॉडी का टेम्परेचर की पावर 4। अब पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा था, L को यहाँ पे डाल दो, तो आपको मिलेगा 1/L dQ/dt इज इक्वल टू सिग्मा E। अब देखो सिग्मा की वैल्यू पता है 5.0
0.67 इंटू 10 की पावर -8, ई की वैल्यू दे के रखा है 0.35, 2 पाई 2 इंटू 3.14 है ना, 2 पाई हो गया। आर की वैल्यू 0.075 इंटू 10 की पावर -2 है ना, मीटर में करते हैं। और फिर आपका टेम्परेचर ऑफ बॉडी यानी 3000 की पावर 4। अब आपको क्या लगा हम इसको सॉल्व करेंगे? नहीं, ये आप सॉल्व करना और यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर भाई? कि आप सॉल्व करोगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, है ना, क्योंकि आपका चैप्टर हो चुका है रेडिएशन वाला या थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर खत्म। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।